हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने इसके पहले सॉइल चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर मैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और ये जो हम लोग सीरीज जो चालू किए हुए हैं, इसका सिर्फ मेन उद्देश्य यही है कि इसमें सिर्फ हम लोग टू द पॉइंट ही बात करें, यानी जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको देखें। इसमें कोई फालतू की चीज़ें ना देखें। इवन अगर आप लोगों ने शुरुआत में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो अपना चैप्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। तो ये विद्रोह जो 1857 में हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे? तो वही सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कॉजेज में जो है कई प्रकार के कॉजेज आते हैं। उसमें अपना सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, यानी वो सभी कॉजेज जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। इसमें अपना सबसे पहले जो आता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें होता क्या था, इफ़ एन इंडियन रूलर, अगर कोई भारत का राजा जो है उसकी मौत हो जाती है बिना किसी उसके अपनी खुद की संतान के, नेचुरल हायर के, तो उसका जो किंगडम होगा वो ब्रिटिश जो है ले लेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपने जो है एडॉप्टेड सन रख लिया है, दैट मीन्स कि आपने एक बच्चे को गोद ले लिया है, तो ये अलाउ नहीं था। आपको खुद की संतान होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो किंगडम आपका डायरेक्टली ब्रिटिश के हाथ पे चला जाएगा। अब जैसे झांसी है, नागपुर है, सतारा है, ये सभी जो है ऐसे ही करके ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। तो इससे होगा क्या, इससे जो है जो इंडियन रूलर्स हैं, जो इंडिया के जो राजा लोग हैं, जो इंडिया की जो पब्लिक है, वो नाराज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नाराज़गी तुरंत युद्ध में बदल जाएगी, उसके लिए समय लगेगा। ये सारी चीज़ें 1857 के पहले हो रही हैं। दूसरा है सब्सिडरी अलायंस। अब इसमें क्या हुआ करता था, एक ऐसा सिस्टम था जिसको लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया था। याद रखना मैं जो बता रहा हूँ कौन इंट्रोड्यूस किस चीज़ को किया है। तो इसमें क्या होता है, जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे उनको, अगर वो सब्सिडी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर लिया करते थे, यानी उनकी अगर सब्सिडी अलायंस को मान लिया करते थे, तो इंडियन रूलर्स को जो है ब्रिटिश के ट्रूप्स को, ब्रिटिश की आर्मी को अपने किंगडम में रखना पड़ता था, और उनको खुद पे खुद पैसा भी उनको देना पड़ता था। यानी उनकी सेना भी आपको अपने पास रखनी है, और उनको सैलरी भी आपको ही देनी है। उसके अलावा राजा अपनी खुद की आर्मी जो है मेंटेन नहीं कर सकता था। जो भी आर्मी होगी सिर्फ ब्रिटिश की होगी। इससे हुआ क्या, इससे धीरे धीरे जो रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे उस समय के, वो डिपेंड हो गए किस पे? वो डिपेंड हो गए ब्रिटिशर्स पे, और पावरलेस हो गए, यानी उनके पास कोई भी ताकत अपनी खुद की बची नहीं। इससे भी लोग नाराज़ हो गए। अब लोग के दिमाग में आ रहा होगा सब्सिडी अलायंस राजा क्यों एक्सेप्ट करते थे, तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि कोई भी युद्ध ब्रिटिश से हो, और अगर युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश के पास उस समय ज़्यादा बेहतरीन फ़ौज थी, ज़्यादा ट्रेंड, ज़्यादा डिसिप्लिन फ़ौज थी, उनके पास ज़्यादा बेहतरीन हथियार थे, जिनकी वजह से राजाओं को हार का सामना करना पड़ता। इसलिए मजबूरन वो लोग सब्सिडी अलायंस साइन कर लेते, और जिसकी वजह से आखिर में वो लोग खुद ही कमज़ोर हो जाते थे। उसके अलावा है एनेक्सेशन ऑन द ब्रिटिश ऑफ मिसरूल। यानी कि ब्रिटिशर्स तो कई बार ये भी बोल दिया करते थे, कई सारे स्टेट्स को वो ये कह के, ये क्लेम करके वो उसको ले लिया करते थे कि जो वहाँ का राजा है वो प्रॉपर गवर्न नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपर जो है चीज़ों को गवर्न नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपर अपने किंगडम को जो है चला नहीं पा रहा है, इसलिए हम इसका किंगडम खुद ही ले लेंगे। एग्जाम्पल्स हैं इसके अवध, जिसको 1857 में जो है ले लिया गया था इसी वजह से। इससे हुआ क्या, इससे अवध के जो लोग थे, जो अवध के जो सोल्जर्स थे, उनके बीच में एक प्रकार की जो है गुस्सा पैदा हुआ कि आपने हमारे जो है अवध को कब्जा कर लिया है, वो भी किस बेसिस पे, कि हमारे जो राजा हैं वो सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं। अगला कारण था डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। आप लोगों को मालूम होगा बहादुर शाह जफर जो थे, ये मुगल्स के आखिरी रूलर थे। तो इसमें हुआ क्या था कि इनको काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने जो है डिसरिस्पेक्ट दिया था, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन दिया था। उसके पीछे जो कारण थे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दरअसल हुआ क्या था कि जब रिवॉल्ट चालू हुआ था, तो रिवॉल्ट में बहादुर शाह जफर को ही लोगों ने अपना नेता मान लिया था, और इस वजह से ब्रिटिशर्स इनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको जो है कहाँ भेज दिया था, इनको जो है रंगून भेज दिया था, और वहीं पर जो है इनकी मौत हो गई थी। इवन ब्रिटिशर्स ने इनको ये भी बोला था कि आप जो लाल किले में रहते हैं उसको छोड़ के जो है कहीं और चले जाइए। इससे जो इंडियंस के लोग, जो इंडिया के जो लोग थे, जो स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा लगा। उसके अलावा अनजस्ट ट्रीटमेंट टू नाना साहब। जो नाना साहब थे वो एडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के। नाना साहब एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। अब
अगर आपको मालूम हो तो मैंने अभी ऊपर एक रूल बताया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, उसमें अगर आप एडॉप्टेड सन होते हैं किसी भी राजा के तो आपको किंगडम नहीं मिलेगा। किंगडम आपको तभी मिलेगा जब आप रियल सन हो। तो नाना साहब को जो है दिया नहीं गया, और उसके अलावा जो है नाना साहब को भेज दिया गया कानपुर। तो इससे भी जो है जो खासकर जो मराठा कम्युनिटी के लोग थे उनके अंदर नाराज़गी आ गई कि जो है पेशवा बाजीराव शिंदे जी के मृत्यु के बाद नाना साहब को जो है उनका अधिकार नहीं मिला, और हमारी जो रियासत थी वो ब्रिटिश ने हड़प ली। अगला है सोशियो रिलीजियस कॉजेज़, दैट मीन्स कि वो सभी कारण जो सोसाइटी और धर्म से जुड़े हुए हैं। उसमें पहला था इंटरफेरेंस विथ सोशल कस्टम्स। इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई सारे ऐसे कानून बनाए जिससे वो लोग हमारे जो भारत का जो तौर तरीका, जो ट्रेडिशन था, जो यहाँ का रीति रिवाज था, उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया। जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। हालांकि ये अच्छी चीज़ उन्होंने की, लेकिन अब उस समय के लोगों को तो लगा कि नहीं, आप हमारे जो है धर्म में, आप हमारे जो है रीति रिवाज में इंटरफेयर कर रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं जो कॉमन लोग थे उस समय उनके अंदर गुस्सा भड़केगा, और वही गुस्सा कब दिखेगा, जब वो लोग रिवॉल्ट करेंगे, जब वो लोग विद्रोह करेंगे, जब वो लोग लड़ाई करेंगे। उसके अलावा ब्रिटिश ने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज करने की। वो महिलाएं जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनको सपोर्ट किया कि आप जो है विडो रीमैरिज कर सकती हैं। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे लोगों को लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ मॉडर्न इनोवेशंस। उस समय ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़, टेलीग्राफ और वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अगेन अच्छे के लिए था, लेकिन लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स जो है ये सब चीज़ करके हमको जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, क्रिश्चियनिटी में। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो इंडियंस थे उनको शुरू से ही ब्रिटिशर्स जो है एज अ इन्फीरियर ट्रीट किया करते थे। इन्फीरियर की मतलब कमज़ोर, निचला व्यक्ति। इस वजह से इनको कभी गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट पोस्ट में कभी ज़्यादा बड़ा ओहदा भी नहीं दिया, जिससे जो है इंडियंस के अंदर काफ़ी अंदर ही अंदर उनके अंदर एक हेट्रेड, एट जो है हेट पैदा हो गया, एक घृणा पैदा हो गई किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन देखो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं अंदर ही अंदर, लेकिन अभी चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी। ये सब चीज़ें बाहर निकलेंगी बहुत बाद में, जब रिवॉल्ट होगा। उसके अलावा जो पुअर्स थे उस समय के, जो उस समय के गरीब लोग थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्श मतलब काफ़ी कठोर रूल बना दिए गए थे, जिससे जो गरीब उस समय के थे उनका जो जीवन था वो और ही मिसरेबल हो रहा था, और ही ज़्यादा जो है कठिन होता चला जा रहा था। अब इससे क्या हुआ, जो गरीब थे वो भी रेडी हो गए थे कि हम भी क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, हम भी जो है विद्रोह करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके अलावा एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। उस समय के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मिशनरीज का मतलब होता है धर्म प्रचारक, जो क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक थे, वो लोग जो है गांव-गांव में टहल के इंडिया में लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, क्रिश्चियनिटी में। जिससे जो है हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है एक डर सा लगने लगा, उनको एक जो है नफ़रत सी हो गई कि ये लोग जो है हमारे धर्म को बदल रहे हैं, हमारे लोगों को छोटा मोटा लालच दे के उनके धर्म को बदला जा रहा है। इससे वो लोग और ज़्यादा जो है गुस्सा हो गए। और आखिरी है टैक्स ऑन रिलीजियस प्लेसेस। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है उस समय के मंदिरों पे, मस्जिदों पे उस पर टैक्स लगा दिया, जिससे लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन पे, हमारे धर्म पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ये सभी थे सोशल और रिलीजियस कॉजेज। सारे जरूरी नहीं कि आप याद रखो, मैक्स टू मैक्स 4 इनफ है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज, यानी वो सभी कारण जो रिलेटेड हैं जो है पैसे से। पहला है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो भारत का जो वेल्थ था, जो भारत का जो पैसा था, वो कहाँ भेजा जा रहा था, इंग्लैंड में भेजा जा रहा था, जिससे जो भारत के जो गरीब थे वो गरीब ही होते चले जा रहे थे, जबकि जो इंग्लैंड के लोग थे वो अमीर होते जा रहे थे। नेक्स्ट है डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडिया का जो कॉटेज इंडस्ट्री था, यानी कि वो सभी चीज़ें जो उस समय लोग अपने घरों पे अपने हाथों से बनाया करते थे, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि जो है ब्रिटिश अपने देश से वो सभी सामान लाया करते थे जो कि मशीन से बनाए जाते थे, मशीन मेड गुड्स, जो कि काफ़ी सस्ता हुआ करता था उस समय के हिसाब से। इससे इंडिया में जो लोग अपने हाथों से बनाया करते थे, जैसे कपड़ा, टोकरी या ऐसा कुछ भी चीज़, अब थोड़ा महंगा हुआ करता था, जिससे जो है इंडिया के ही लोगों ने ब्रिटिश मेड गुड्स को ख़रीदना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी सस्ता था, जिससे इन लोगों का काम, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो काम था वो ख़त्म हो गया। आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस इतना सिंपल पॉइंट्स लिख देना है। इससे हुआ क्या,
जो आर्टिसंस थे, जो वेवर्स थे, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा उनको जो है टैक्स देना पड़ता था, जिससे अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनको अपनी ज़मीन खोना पड़ता था। उसके साथ साथ वो जब अपनी ज़मीन खो दिए तो अब किसान सब क्या बन गए, वो बन गए लेबर। काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था। जैसे कि उस समय के जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, मैंने ऊपर बताया उन लोगों का सारा संपत्ति, उन लोग का सारा राजपाट हटा लिया गया था, ले लिया गया था, ठीक है। अब क्योंकि जो सोल्जर्स राजा के लिए काम करते थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, अब उनके पास कोई भी जॉब नहीं बची। जो उस समय के आर्टिसंस थे, यानी कि जो कलाकार थे, जो उस समय के वर्कर्स थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी जो है जॉब खो दी। पॉवर्टी एंड फेमाइन्स उसके अलावा है, अब ज़्यादा हाई टैक्सेस और बेरोज़गारी, इस सब वजह से आया क्या, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई देश में। और उसके साथ ही साथ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत ज़्यादा जो है सिंचाई वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, तो उस समय सूखा, उस समय भुखमरी जैसी चीज़ें आ गई, और ब्रिटिशर्स ने भी इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब अगला पॉइंट है मिलिट्री कॉजेज, यानी वो सभी कारण जो मिलिट्री से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला अपना है, इसमें सबसे पहले है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स या फिर सिपाही। जो भारत के जो सोल्जर्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश के लिए जो भारत के जो लोग काम किया करते थे एज अ सोल्जर, एज अ सिपाही, उनके साथ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो काफ़ी बुरे तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार किया करते थे, ठीक है। इवन कई बार बिना मतलब के ही उनको इंसल्ट किया जाता था या फिर उनको जो है पनिश किया जाता था, दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये कब आया था, 1856 में। इसमें क्या किया गया कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको फोर्स किया गया कि आप जो है जाकर ओवरसीज़ काम करो, यानी कि आप जाकर जो है किसी और जगह पे काम करो। क्योंकि देखो ब्रिटिश की जो कॉलोनी थी सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ जो है एशिया और अफ्रीका में कई सारी जगह फैली हुई थी। यानी कि जो है सिर्फ वो लोग यहाँ पर ही नहीं कब्जा करके बैठे थे इंडिया में, वो लोग बहुत सारी जगहों कब्जा करके बैठे थे। तो यहाँ के सोल्जर्स कई बार वहाँ ये लोग भेजा करते थे समुद्र पार करा कर। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय कई सारे इंडियंस में, खासकर ब्राह्मण्स में, एक ये तबू था कि अगर वो लोग समुद्र को पार करते हैं तो ऐसे में जो है उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या था, इट वाज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ। अगला पॉइंट है नो चांस ऑफ प्रमोशन। इंडियंस के पास जो है प्रमोशन को चांस ही नहीं होता था। सारे जो हाई पोस्ट हुआ करते थे वो सिर्फ किसको दिया जाता था, जो ब्रिटिश हुआ करते थे। बाकी इंडियंस सिर्फ और सिर्फ जो है सूबेदार के रैंक तक पहुंच पाते थे, अगर बहुत ज़्यादा पहुंच गए तो। नहीं तो एज ए नॉर्मल सोल्जर्स वो अपने पूरा जीवन बिता दिया करते थे, चाहे जितना अच्छा काम कर लें। उसके अलावा सैलरी जो थी, जो सैलरी हुआ करती थी वो बहुत ही कम दी जाती थी। जबकि ब्रिटिश सोल्जर भी वही काम करते थे और इंडियन सोल्जर्स भी वही काम किया करते थे, लेकिन फिर भी जो इंडियन सोल्जर्स की जो सैलरी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो ये भी एक गुस्सा का कारण बना। अगला है इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है ये। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, यानी जो रिवॉल्ट था उसका इमीडिएट कारण क्या था। यानी कि इतनी सारी पीछे जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से जो है रिवॉल्ट चालू हो गया, इतना बड़ा जो है आंदोलन चालू हो गया। तो उसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वो है ग्रीस्ड कार्टिजेस इशू ऑफ 1857। तो उस समय ये एक अफवाह फैली, हालांकि जो है कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी, कि उसमें की जो एक नई इनफील्ड राइफ़ल हुआ करती थी, एक राइफ़ल का नाम है इनफील्ड राइफ़ल, इसकी जो कार्टिजेस थी, जो इसमें गोलियां थी, उनमें ग्रीसिंग हुआ करती थी। किसकी, उस पर ग्रीसिंग हुआ करती थी जो है गाय और सुअर के फैट का, यानी कि चर्बी से, तेल से। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा जो गाय है वो एक पवित्र जानवर है हिंदूज़ के लिए, जबकि एक जो पिग होता है वो काफ़ी अनक्लीन एनिमल है मुस्लिम्स के लिए। तो ऐसे में जो सोल्जर्स हुआ करते हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, उनको जो है उस गोलियों को यूज़ करने से पहले अपने खुद के मुंह से उनको काटना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था। जिससे हुआ क्या, जिससे दोनों धर्म के लोगों के बीच में सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ और जो है सोल्जर्स ने क्या कर दिया, रेबल कर दिया। ये आपका इमीडिएट कॉज था, यानी इनसे एकदम अचानक से ही आपका जो है युद्ध चालू हुआ। अगला है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहला कॉन्सिक्वेंस यानी कि क्या इसके आगे क्या रिजल्ट निकला, क्या इसका निष्कर्ष निकला।
तो पहला क्या था, तो पहला यही था कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। अब आपको हमें बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी 1857 तक, वो एक कंपनी कर रही थी। हम लोग बार बार ब्रिटिश का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक कंपनी हुआ करती थी और उस कंपनी का क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस कंपनी का रूल ख़त्म हुआ। तो कंपनी का जब रूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, और जो पूरी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के पास। दैट मीन्स कि अब इंडिया पे कौन रूल करेगा, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, यानी कि बेसिकली वहाँ की जो महारानी होगी अब वो इंडिया को रूल करेंगी, ना कि एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1858 में जो मेन प्रोविज़न थे, जो इसमें मेन बातें थी वो ये थी कि जो पावर होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ब्रिटिश क्राउन को फ्रॉम द कंपनी। यहाँ मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेन आदमी जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। बेसिकली हुआ क्या कि जो पहले जो पोस्ट हुआ करता था, हाँ ये भी नीचे गिवन है, मैं भी चलो बताता हूँ इसको। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि अब कंपनी नहीं बची, तो ये लोग क्या करेंगे, हाँ एक नया ऑफिसर बनाया गया जिसका नाम था, जिसके पद का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, वो कहाँ अपॉइंट किया गया, इंग्लैंड में अपॉइंट किया गया। वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था इंडिया का, इंडिया के सारे मामले वहीं देखा करता था, जो है इंग्लैंड से। उसके अलावा ही वाज हेल्प बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल जो थे उस समय के, अब वो जो पोस्ट होगी गवर्नर जनरल की उसको चेंज करके क्या बोल दिया गया कि ये वाइसरॉय होगा। और इस तरह जो लॉर्ड कैनिंग थे वो बन गए देश के पहले वाइसरॉय। हुआ कुछ नहीं, बस जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट हुआ करती थी वो बन गई वाइसरॉय। ठीक है, उस बस पोस्ट का नाम चेंज हो गया, बाकी जो बने पहले वाइसरॉय इंडिया के लॉर्ड कैनिंग थे, और आखिरी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, यानी बस इनकी पोस्ट चेंज हो रही है, बस व्यक्ति सेम है। और उसके अलावा जो है सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट्स वर टू बी मेड थ्रू ओपन कंपटीशन। अब एक ओपन कंपटीशन होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकता है, और जब वो एग्ज़ाम पास कर लेगा तो सिविल सर्वेंट हो जाएगा, या दैट मीन्स कि वो जो है बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठ सकता है। तो ये कुछ मेन प्रोविज़न थे जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, और इसी जगह से जो है ब्रिटिश रूल इंडिया में चालू हो जाता है। अगला है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ठीक है, अब ये प्रोक्लेमेशन कब आया, ये आया 1 नवंबर 1858 में, और इसको पढ़ा किसके द्वारा गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया इलाहाबाद में। और इसमें कुछ प्रॉमिसेस जो है, जो क्वीन विक्टोरिया उस समय महारानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने कुछ जो है वादे किए, कुछ प्रॉमिसेस किए इंडियंस से उस समय। वो था नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर ऑफ इंडियंस, कि अब हम लोग जो है इंडियंस के रिलीजियस मैटर में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप लोग को जो करना है करो, हमसे मतलब नहीं है। उसके अलावा अब चाहे वो भारतीय हो, चाहे इंडियन हो, चाहे यूरोपियन हो, दोनों लोगों के साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट होगा, एक जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, ना कोई को गरीब समझा जाएगा, ना किसी को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाएगा। उसके अलावा अब जो अपॉइंटमेंट्स होंगे ऑफिसर्स के, वो मेरिट पे बेस पे होगा, एबिलिटी के बेस पे होगा, ना कि इस बेस पे कि जो है वो यूरोपियन है कि वो इंडियन है। उसके अलावा जितने भी रेबल्स थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, जितने भी लोग ने रिवॉल्ट किया है, जिन लोगों ने भी जो हमारी तरफ विद्रोह किया है, उन सभी को पार्डन, उन सभी को जो है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं छोड़ा जाएगा जो लोग गिल्टी हैं मर्डर का। यानी कि अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 में थे और आपने किसी भी ब्रिटिश को मार दिया है तो आपको जो है सज़ा होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ रिवॉल्ट में सिर्फ शामिल थे और आपने किसी को मारा नहीं है तो आपको जो है पार्डन, आपको माफ़ी दे दी जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा हम लोग जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं हम लोग उनको प्रमोट करेंगे, जिससे जो है इंडिया में नए जॉब्स क्रिएट होंगे। उसके अलावा हम लोग पब्लिक वर्क में काम करेंगे, जैसे कि रोड वगैरह हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे जो है इंडिया का प्रोग्रेस हो। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है प्रोमिसेस हैं, ऐसा चीज़ें होती हैं नहीं, उससे बस लोगों को गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा प्रॉमिस किया गया था। इससे जो है इंडियंस का लॉयल्टी जो था दोबारा से जो है जीतने का प्रयास किया गया, कि इंडिया जो है दोबारा हमारे प्रयास वफादार हो जाए, ताकि दोबारा हमारी बातों को मानने लगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्या हुआ कि इंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवाज, मुगल्स का यहीं से जो है रूल ख़त्म हो जाता है। बहादुर शाह जफ़र को यंगून भेज दिया था उस समय का बर्मा, और वहीं पे जो है इनकी जो है मौत हो जाती है, और यहीं से मुग़ल डायनेस्टी जो है ख़त्म हो जाती है। नाना साहब जो थे लास्ट पेशवा, वो भी जो है इसके बाद नेपाल चले जाते हैं, और यहाँ से जो है मराठा पावर भी जो है ख़त्म हो जाता है। 2 बिगेस्ट इनमीज ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के जो सबसे बड़े जो दुश्मन खतरा थे मुगल्स एंड मराठा, वो भी जो है रिमूव हो चुके हैं। अब उसके अलावा कुछ न्यू पॉलिसी बनाई जाती है प्रिंसली स्टेट्स के लिए। तो हाँ, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि
एक रूल ये भी था यहाँ पर कि अप टू 1857 तक ब्रिटिशर्स ने जितने भी इंडिया को कैप्चर कर लिया था वो कहलाया ब्रिटिश इंडिया, और जिस जगह पर कैप्चर नहीं कर पाए थे वो सब जगह कहलाई जो है प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो अब उन प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है अबॉलिश कर दिया गया कि अब ये रूल ख़त्म है। और जो इंडिया के राजा जो थे, जो कुछ राजा उस समय 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिश का साथ दिए थे, ना कि अपने लोगों का साथ दिए थे, उनको ब्रिटिश ने क्या किया, रिवॉल्ट किया। ठीक है, और इवन उनको जो अलाउ भी किया कि आप जो है अपनी किंगडम को आराम से चलाइए, अपना आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, हर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और इवन जो है आपका जो किंगडम होगा वो हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई और उस पर जो है अटैक ना कर पाए। और 1876 में क्वीन विक्टोरिया क्या बन गई, इंडिया की इम्प्रेस यानी कि महारानी बन गई। ठीक है, और उसके अलावा ये जो प्रिंस थे, जो ने अभी जो मैंने आपको बताया, ये लोग क्या बन गए, लॉयल सपोर्टर बन गए किसकी, ब्रिटिश क्राउन के। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने अपनाई पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियंस को डिवाइड किया, उन्होंने प्रिंस को लोगों के खिलाफ किया, प्रोविंस वर्सेस प्रोविंस, दैट मीन्स कि उन्होंने स्टेट वर्सेस स्टेट किया, कास्ट वर्सेस कास्ट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ताकि लोग इसी में अपना उलझे रहें और वो लोग जो है क्या कर सकें, उनको जो भी इंडिया में करना है अपना वो लोग करते रहें। इससे जो है इंडिया का जो नेशनल यूनिटी था वो कमज़ोर हो गया। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ रेशियल एंटोगनिज्म, दैट मीन्स कि ब्रिटिश ने अपने आप को सुपीरियर समझा, दैट मीन्स कि हम लोग ज़्यादा बेहतरीन हैं किनसे, इंडियंस से, और इसलिए उन्होंने इंडियंस के साथ कैसा ट्रीटमेंट, कैसा व्यवहार किया, एज अ इन्फीरियर कि ये लोग तो कमज़ोर लोग हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने रेलवे में एक सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाए कि रेलवे जो होगा वो पूरे पूरे जो ट्रेन होते हैं उसमें कुछ डब्बे जो है, जो बेहतर डब्बे होंगे, जो अच्छे डब्बे होंगे, इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स बैठेंगे। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्लब्स बनाए, पार्क बनाए, होटल्स बनाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस ही अलाउ थे। यूरोपियंस का मतलब कि उस समय के जो यूरोप के जो भी देश हुआ करते थे, स्पेन, इटली, जर्मनी, उन सभी लोगों के लिए वो सब चीज़ें थी, ना कि इंडियंस के लिए। और इवन जो है उन्होंने इंडियंस लोगों से अपना थोड़ा सा दूरी बना लिया। चेंजेस इन द फॉरेन पॉलिसी, अब जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी अब कैसे जो है इंडिया किसी दूसरे देश से कैसा रिश्ता रखेगा वो फॉरेन पॉलिसी से डिसाइड होता है। तो अब फॉरेन पॉलिसी जाहिर सी बात है अब ब्रिटिश के हिसाब से चलेगी, क्योंकि अब इंडिया पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे और उनकी जो सारी पॉलिसी थी वो सिर्फ इसीलिए थी कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर को और प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, इवन इंडिया को उन्हीं की वजह से नेपाल के साथ वार करना पड़ा, बर्मा के साथ वार करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन रेशियल बिटरनेस। 1857 के बाद ब्रिटिश जो थे वो इंडियंस के ऊपर अपना जो पूरा ट्रस्ट था उसको खो बैठे थे, और इसलिए जो है वो हमेशा ही इंडियंस के साथ थोड़ा इंसल्ट और थोड़ा सस्पिशन के साथ एक व्यवहार किया करते थे कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा भरोसे की योग्य नहीं है। ठीक है, और रिलीजियस पॉलिसी जो थी, ब्रिटिश ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब वो लोग जो है इंडियंस के किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इवन वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे इंडियंस के जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, वो लोग जो है अब इसमें जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा जाहिर सी बात है उन्होंने इसलिए किया ताकि जो है वो लोग एक दूसरे रिवॉल्ट को अवॉइड कर सकें, ताकि कोई और रिवॉल्ट ना हो। इसके अलावा चेंज इन आर्मी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, चेंज इन आर्मी। तो उन्होंने आर्मी में क्या चेंज किया, क्योंकि जो रिवॉल्ट था वो मेन आर्मी से ही हुआ था, तो उन्होंने जो भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी। जाहिर सी बात है अगर यूरोपियन सोल्जर्स ज़्यादा होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और रेशियो ऑफ सोल्जर्स वाज फिक्स, यानी जो रेशियो था फिक्स कर दिया। जैसे बंगाल आर्मी में जो है रेशियो वैसा होगा कि अगर एक यूरोपियन है तो 2 इंडियंस होंगे, और मद्रास और बॉम्बे की आर्मी में क्या किया गया, अगर 2 यूरोपियन होंगे तो 5 इंडियंस होंगे, यानी थोड़ा सा जो है पहले से तो बढ़ा ही दिया गया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पोजीशंस वर केप्ट ओनली फॉर ब्रिटिश ऑफिसर। जो भी इंपॉर्टेंट जगहें थी, जैसे जहाँ हथियार रखे जाते हों, जहाँ और भी चीज़ें रखी जाती हों, वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के ही अंडर में कर दी गई। इंडियन सोल्जर्स वर केप्ट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, और वहीं से जो है इंडियन सोल्जर्स का एक अलग सा ग्रुप बनाया गया कि एक समान कास्ट के लोग एक जगह रहेंगे, एक दूसरे रिलीजन के लोग एक जगह रहेंगे, ताकि जो है वो लोग दोबारा से किसी भी प्रकार का रिवॉल्ट ना कर पाएँ। उसके अलावा जो है एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास ये लोग अखबार वगैरह नहीं पहुंचने दिया करते थे, ताकि वो लोग जो है बाहर क्या चल रहा है उसको ना समझ पाएँ। तो ऐसी और भी पॉइंट्स आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। बाकी जितना मैंने बताया ये कंप्लीट है। आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करिए इसी से रिलेटेड, और क्वेश्चंस आपका फंस जाएगा।
फिर भी अगर आपको वीडियो समझ में आती हो ये वाली, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो और मैं वीडियो डालूँ आप लोग को मिल सके। थैंक यू।